18 September 2024, सर इमरान यामीन, यूनिट 1 एडेक्सल फिजिक्स। जो हम लास्ट क्लास कर रहे थे उसमें मैंने अपथ्रस्ट, ड्रैग फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स, टेंशन, टर्मिनल वेलोसिटी इसकी मैंने बेस बनाई हुई है। आज की क्लास के अंदर उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए और क्वेश्चन करना चाहते हैं, और क्वेश्चन के साथ जो भी कोई नया कोई कॉन्सेप्ट आएगा तो ऑब्वियसली उस नए कॉन्सेप्ट को भी आपके साथ इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलिए जनाब, एक क्वेश्चन है आपके सामने। एक चाइल्ड है, उसके हाथ में बलून है, बलून को स्ट्रिंग से बांधा हुआ है और बलून में हीलियम गैस है। आपको पता है हीलियम गैस की डेंसिटी लेस देन एयर है, इसलिए जो बलून है वो हवा में ऊपर चला जाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, बलून हवा में ऊपर गया हुआ है। द चाइल्ड रिलीज द बलून बाय लेटिंग गो ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है जी, उसने छोड़ दिया। कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बलून इमीडिएटली आफ्टर इट इज रिलीज। ये बताइए पहली बात कि ये हीलियम वाला बलून, लीना आपने कभी इसको इस तरह से बचपन में खेला है कि आपको बलून दिला दिया गया हो फिर आपने उसको हवा में उड़ाया हो? लीना, बस ठीक है जी। तो ये बेटा ये बलून है, बलून को इस बच्चे ने छोड़ दिया। जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये खुद कह रहे हैं कि जनाब ये ऊपर चला गया। जैसे ही ऊपर गया तो कह रहे हैं क्वेश्चन है रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करें। अब रिजल्टेंट फोर्स में ये बताइए कि एक फोर्स इस पे ऊपर लग रही है और बाकी फोर्सेस इस पे नीचे लग रही होंगी। ये जा रहा है ऊपर, ठीक है ना, ये ख्याल रखिएगा, ये जा रहा है ऊपर। जब ये ऊपर जा रहा है, जब ये ऊपर जा रहा है तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है लीना, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड। सही बात है सर, वेट इसका एक्ट करेगा डाउनवर्ड। ठीक है जी। उसके बाद बताइए कौन सी फोर्स होगी जो मैंने दो एरो उसके अंदर और बना दिए। वेट तो आसान था, वो मैंने बना दिया। ये जा रहा है ऊपर, ड्रैग फोर्स कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? बताइए बेटा, ड्रैग ड्रैग फोर्स नीचे होगी सर। अगर ये बलून जा रहा है ऊपर, अगर ये बलून जा रहा है ऊपर तो ड्रैग फोर्स होगी नीचे। तो मैंने ड्रैग फोर्स को खाली ड्रैग लिख दिया। ठीक। अच्छा ये बताइए कौन सी फोर्स है जो इसको ऊपर लेके जा रही है? ऊपर लेके जाने वाली फोर्स कौन सी है? हाँ बेटा, ऊपर ले जाने वाली फोर्स कौन सी फोर्स है जो इसको ऊपर लेके जा रही है? अभी भी तो बेटा आपको पढ़ाया है मैंने, फोर्स कौन सी फोर्स होती है जो नीचे से ऊपर लेके जाती है किसी ऑब्जेक्ट को। नहीं आ रहा जहन में? अब थ्रस्ट होता है ना बेटा, ऊपर जो फोर्स लेके जाती है। अभी मैंने आपको जो रिवीजन कराया, रिवीजन में भी कराया है कि एक स्फेयर है, वो स्फेयर को जब मैं रिलीज करूंगा तो रिलीज करने से ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर जाएगा, और जो फोर्स उसको ऊपर लेके जा रही होगी इट विल बी अपथ्रस्ट। इट विल बी अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इसके ऊपर ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और ऊपर जा रहा है तो ऑब्वियसली अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन अदर फोर्सेस। ठीक है जनाब, एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि इस क्वेश्चन के अंदर एक बुरी बात ये है कि इन्होंने ये वाली बात कहीं नहीं लिखी कि एयर है या नहीं है। पूरे सवाल में कहीं नहीं लिखी, इसीलिए मैंने इसको स्क्रॉल करके नीचे तक लेके गया। इन्होंने कहीं नहीं बताया कि एयर नहीं है। और याद रखिएगा, जब मैं कैम्ब्रिज बोर्ड ए लेवल फिजिक्स पढ़ा रहा होता तो वहां पे एक रूल मैं पढ़ाता हूँ, और उस रूल को मैंने देखा है कि कैम्ब्रिज बोर्ड वाला हमेशा फॉलो करता है। वो क्या, कि अगर हम जमीन पर हैं और क्वेश्चन में उसने नहीं बताया तो हम क्वेश्चन में कंसीडर करेंगे एयर है, क्योंकि एयर अगर है तो बताने की जरूरत नहीं है। हम जमीन पर रहते हैं सर, जमीन पे तो एयर होती है, और जब एयर होती है तो एयर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर कैम्ब्रिज बोर्ड वाले को चाहिए होगा कि बताना कि सर एयर के इफेक्ट को नहीं लेना, तो वो क्वेश्चन में कहीं बताएगा कि एयर इज नेग्लिजिबल, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, बताएगा। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को मैंने पूरा स्क्रॉल डाउन कर लिया, इसने कहीं पे भी नहीं बताया, इसलिए मैंने ड्रैग भी लिखा है, वेट भी लिखा है, अपथरस भी लिखा है। ठीक है। अच्छा, तो ये एडेक्सल वाले की पेपर की खराबी बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में उसने ड्रैग, अच्छा याद कीजिएगा, ड्रैग के लिए फार्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। अब गौर करें, इस क्वेश्चन में ना तो उसने हमें रेडियस दिया है, ना विस्कोसिटी दी है, कुछ भी नहीं दिया। जब कुछ भी नहीं दिया तो इसलिए मैं इसमें से ड्रैग को इरेज कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसने कुछ भी नहीं दिया इसलिए मैं ड्रैग को इरेज कर रहा हूँ, वरना मेरे ख्याल में एग्जामिनर को बताना चाहिए कि एयर रेजिस्टेंस। हाँ बेटा बोले। तो एयर है ना, अगर एयर है तो जकी भाई फिर फंस रहे हैं हम लोग। अगर एयर है तो एयर से रिलेटेड डाटा नहीं दिया हुआ उसने, ना विस्कोसिटी दी हुई है, ना रेट, कुछ भी नहीं दिया हुआ, तो बिल्कुल पागलपन का सवाल है। एडेक्सल वाले को मैं इस वक्त क्या बोलूं, ठीक है ना। तो बुरा भला कहने को मेरा दिल चाह रहा है, बच्चे को बताना चाहिए। खैर, मैंने ड्रैग इरेज कर दिया। और बच्चों को क्या बताना चाहिए, जैसे इस वक्त टीचर पढ़ा रहा है तो टीचर ने तो बिल्कुल सही पढ़ाया है, ड्रैग लिखा है क्योंकि ड्रैग होता है।
अब उसने वैल्यूज नहीं दी इसलिए मैंने ड्रैग को इरेज कर दिया। चलें जाने दें, हम इसको माफ कर देते हैं एक्सेल बोर्ड वाले को। और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स को मेरी आदत है नेट फोर्स लिखने की। इट इज रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू, यार ये बताओ बेटा, बलून जा रहा है ऊपर, सर अब बलून ऊपर जा रहा है ना, तो अप थ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड एंड इट इज ग्रेटर देन वेट। इट इज ग्रेटर देन वेट जब भी वो ऊपर जा रहा है। ठीक है जनाब। अच्छा, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। नेट फोर्स को मैंने एफ कह दिया जो कि मैंने कैलकुलेट करना है। अपथ्रस्ट, सर अपथ्रस्ट का फार्मूला होता है रॉ जी वी माइनस वेट। सर वेट का फार्मूला होता है एम जी। वेट का फार्मूला होता है एम जी। अब आप देखिए सारी वैल्यूज उसने दी हुई है। सबसे पहले चाहिए रॉ डेंसिटी। डेंसिटी क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है तो एयर की डेंसिटी। अब आप देखिए एयर है, बाकायदा एयर है, जब भी तो एयर का अपथ्रस्ट आ रहा है। एयर एयर की डेंसिटी सर 1.2। ठीक है जी। ग्रेविटी 9.8। वॉल्यूम ऑफ बलून दिया हुआ है सर, वॉल्यूम ऑफ बलून दिया हुआ है 5 एक्सपोनेंट -2। 5 एक्सपोनेंट -2 माइनस एम जी। एम वेट, वेट बलून का ना, तो बलून का मास, सर बलून का मास भी दे रहा है 9.2 एक्सपोनेंट -3 और जी है बेटा 9.8। ठीक, सॉल्व करोगे कैलकुलेटर चलाओगे, मैं कैलकुलेटर चलाने में टाइम पास नहीं करना चाह रहा। कैलकुलेटर चलाओगे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। ठीक है ना, कैलकुलेटर चलाओगे रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। जल्दी बेटा इसको कॉपी कर लीजिए। ये बेटा लीना आपने कॉपी कर लिया। हाँ ये मैंने ऊपर कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहे हैं सर? उसके बाद क्वेश्चन के अंदर वो ये कह रहे हैं कि अब ये मैंने पता नहीं कौन सा बटन दबा दिया, रुक जाइए। अच्छा बेटा, क्वेश्चन के अंदर ये कह रहे हैं कि जब बलून को इन्होंने रिलीज कर दिया, जब इन्होंने बलून को रिलीज कर दिया तो बलून जा रहा है ऊपर। ठीक है ना, बलून जा रहा है ऊपर। जब बलून ऊपर जा रहा है तो एक्सप्लेन हाउ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बलून अफेक्ट इट्स मोशन। ठीक है ना, बलून जा रहा है ऊपर। सर अब बलून ऊपर जा रहा है तो इस पे बताइए कितनी फोर्सेस लग रही हैं, और उन फोर्सेस को आपने उनके ऊपर कमेंट्री करनी है। ठीक है ना, क्या कमेंट्री होगी, तो जरा कमेंट्री सुनिएगा। कमेंट्री सर ये है, कमेंट्री सर ये है कि जब जब बलून को उन्होंने छोड़ा, तो जैसे ही छोड़ा तो क्वेश्चन में लफ्ज है इमीडिएटली। ठीक है ना, इमीडिएटली जिस टाइम पे छोड़ा उस वक्त। ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे यहां से लग रहा है कि एडेक्सल बोर्ड वाले ने ड्रैग की बात नहीं करके या एयर रेजिस्टेंस के बारे में ना बता के सही किया है। पता है कैसे? अब जरा गौर से सुनिएगा। सर उसने कहा इमीडिएटली, आपको पता है जैसे ही उसने इमीडिएटली आप रिलीज करोगे ना तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, और जब एयर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है तो उस वक्त ड्रैग भी जीरो होता है। इसलिए उसने ड्रैग की बात की ही नहीं है। ठीक है जी। लीना, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? जब बलून को रिलीज किया तो एग्जैक्टली जिस टाइम पे रिलीज किया है जस्ट इमीडिएटली इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और जब वेलोसिटी जीरो होती है तो एयर रेजिस्टेंस या ड्रैग जीरो होता है। तो इसलिए हमने इस क्वेश्चन में ड्रैग की कोई बात शुरू में नहीं की है। ठीक है। अच्छा, अब जरा नीचे आ जाएं क्योंकि हमें यही वाली बातें सारी की सारी यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। और स्टार बना हुआ है, इसका मतलब भी इंडिकेटिव क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो क्या होगा, तो जरा गौर से सुनिएगा, पहले मैं सारी बातें समझा रहा हूँ और फिर उसके बाद फिर मैं इसको लिख के एक्सप्लेन कर सकूंगा। सुनो बेटा, सर बिल्कुल शुरू में बलून पर सर वेट एक्ट कर रहा था डाउनवर्ड,
और सर इस पर अब थ्रस्ट एक्ट कर रहा था अपवर्ड। ठीक है जनाब। ड्रैग क्यों नहीं था सर? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि जस्ट रिलीज कर रहे हैं। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इसलिए ड्रैग की अभी बात नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, बिल्कुल शुरू में अप थ्रस्ट ग्रेटर देन वेट। और बताइए अगर अप थ्रस्ट ग्रेटर देन वेट है तो जो रिजल्टेंट फोर्स थी ना, अभी मैंने ऊपर निकाली भी है सर, ये जो रिजल्टेंट फोर्स थी इट इज अप थ्रस्ट माइनस वेट। अच्छा, ये बताओ जैसे जैसे ये बलून ऊपर जाएगा, हीलियम बलून है ऊपर जा रहा है सर, ऊपर जाएगा ना तो इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। स्पीड बढ़ेगी ना तो सर अब ड्रैग फोर्स भी आ जाएगी। और जब ड्रैग फोर्स आ जाएगी तो ड्रैग फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, क्योंकि बलून भाग रहा है ऊपर। ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी नीचे, और जब ड्रैग फोर्स नीचे एक्ट करेगी तो अप थ्रस्ट माइनस वेट माइनस ड्रैग, क्योंकि ड्रैग भी नीचे, वेट भी नीचे। ठीक है जनाब। अच्छा जी, ये ड्रैग फोर्स बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी बढ़ती रहेगी। ठीक है ना, ये ड्रैग फोर्स बढ़ती रहेगी। याद रखिएगा वेट फिक्स होता है, अपथ्रस्ट फिक्स होता है। ठीक है, अपथ्रस्ट फिक्स होता है। फॉर एग्जांपल 100, अपथ्रस्ट था 100, फॉर एग्जांपल वेट था 70। अब ड्रैग जो है ना, ड्रैग पहले 0 था, फिर 10 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 30 हो गया। जैसे ही 30 हुआ तो गौर कीजिएगा अपथ्रस्ट 100 का, और ये वेट और ड्रैग ये दोनों मिलके भी 100 के हो गए। और अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आपको पता है नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो हो गई तो अब ये बलून अटेन कर लेगा कांस्टेंट वेलोसिटी, और उसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है जी। तो बेटा मैं अपनी बात रिपीट करूंगा, लीना एक्सप्लेन करेंगे कि समझ में भी आया है, ये मैं ऐसे अकेले अकेले सुना रहा हूँ। लीना गौर से सुनना। सर व्हेन balloon is released, only two forces acting on the balloon: weight acting downward, upthrust acting upward. As balloon moving upward, then obviously upthrust is greater than weight, so net force is upthrust minus weight. But as its speed is increasing, then drag will also be increasing. Now net force is upthrust minus weight minus drag. This drag is increasing with speed, and eventually the downward forces become equal to upward forces. Upward force is upthrust and downward force is weight and drag. So net force becomes zero. And when net force becomes zero, then the balloon has attained its maximum constant velocity, that is called terminal velocity. और अब ये बलून टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे से ऊपर भागेगा। तो बेटा लीना जो बोल सकती हैं बोल दें, मैं खामोशी के साथ सुनूंगा, बीच में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। हाँ बेटा बोल के बताइए। हाँ सही। हाँ हाँ। बट इवेंचुअली, इवेंचुअली क्या होगा, आखिर में क्या होगा? नहीं, टर्मिनल वेलोसिटी जब रीच करेगा उस वक्त फोर्सेस के बारे में तो बताएं। सर ड्रैग इतना ज्यादा हो जाएगा कि ड्रैग और वेट मिलकर अपथ्रस्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। ड्रैग और वेट दोनों मिलकर अपथ्रस्ट को कैंसिल आउट कर देंगे। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो। नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट विल हैव अटेन टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी से वो ऊपर भागेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये बेटा मैंने जो बातें आपको समझाई हैं, इसको आप अपनी वर्डिंग में लिखोगे तो लिखना आएगा। ठीक है। आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने नीचे मार्किंग स्कीम भी मार दी है, कॉपी पेस्ट। और इसमें सब कुछ वही लिखा होगा जो अभी मैंने सुनाया है। क्या कि सर बिल्कुल शुरू में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, और उस फोर्स के अंदर दो फोर्सेस आ रही हैं। कौन कौन सी? सर वेट और अपथ्रस्ट, और ये दोनों कांस्टेंट है। ठीक है जनाब, दोनों कांस्टेंट है। और एयर रेजिस्टेंस इनिशियली जीरो है।
एयर रेजिस्टेंस इनिशियली जीरो है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एयर रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और जब वेट और ड्रैग इतने ज्यादा हो जाएंगे कि वो अब थ्रस्ट के बराबर इवेंचुअली हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली जो ऑब्जेक्ट होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी पकड़ लेगा, और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी का नाम क्या होगा, टर्मिनल वेलोसिटी। तो आई होप कि मेरी क्लास के बाद, या अभी अगर आपके पास टाइम हो क्लास के बाद, तो आप मुझे इसका आंसर अपनी वर्डिंग में लिख के देंगे। इसको सामने रख के नहीं लिखिएगा बेटा, सामने रख के नहीं लिखिएगा, क्योंकि फिर आप यही वोकेबलरी यूज कर रही होंगी। तो जो अभी मैंने आपको सिखाया है या जो आपके दिमाग में आया है उसके अकॉर्डिंगली आप पूरा आंसर मुझे क्लास के बाद लिख के भेजेंगे, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको लिखना आ रहा है या नहीं। ठीक है बेटा, लीना क्लास के बाद इसको जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है बेटा। अरे चलें जनाब, ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद हम और आगे चलते हैं। तो कोई नया क्वेश्चन? जी नया क्वेश्चन ये आ रहा है। सर ये नया क्वेश्चन क्या चीज़ है? तो इस नए क्वेश्चन के लिए मैं आपसे कहूंगा पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ाना चाहूंगा, फिर मैं सवाल में लेकर आऊंगा। एक हेडिंग दीजिएगा, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग दीजिएगा जी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज़ है, तो जरा सुने। सर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये है, पहले लिख लें इसकी स्टेटमेंट। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। और रिमेंबर के एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्सेस के नाम है। ठीक है ना। टू एवरी एक्शन, हर एक्शन के लिए, हर एक्शन के लिए एक इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है ना। तो इट इज नोन एज थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इस थर्ड लॉ ऑफ मोशन को मैं भी और सारे टीचर भी एक बड़ी गलत एग्जाम्पल देके बच्चों को आईजीसीएसई में पढ़ा देते हैं, लेकिन जब हम ए लेवल्स में आते हैं तो कहते हैं यार वहां पे हमने गलत पढ़ाया था। तो जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या गलत कहने जा रहा हूँ। कहते हैं एक्शन रिएक्शन फोर्सेस के लिए, या न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिए, फोर कंडीशंस पूरी होना जरूरी है। फोर कंडीशंस। कंडीशन नंबर वन, सर दोनों फोर्सेस इक्वल होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस इक्वल होना चाहिए। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। ये दो बातें तो स्टेटमेंट में ऑलरेडी लिखी हुई है, दो बातें मैं और ऐड करने जा रहा हूँ। कहते हैं एक्शन रिएक्शन जो फोर्सेस होंगी ना, वो हमेशा सेम नेचर की होंगी, और एक्शन रिएक्शन फोर्सेस जो होंगी ना वो हमेशा बिटवीन टू बॉडीज होंगी। बिटवीन टू बॉडीज होंगी क्या मतलब, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने सर्कल बनाया है ये जमीन है। ठीक है ना, अब ये जमीन है। सर इस जमीन का ये सेंटर है। इस सेंटर से दूर, सेंटर से दूर किसी बिल्डिंग की छत से ये मेरे हाथ में एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक को, ठीक है जनाब, मैंने अपने हाथ में होल्ड किया हुआ है, और मैं ब्लॉक को अभी छोड़ने वाला हूं, लेकिन अभी मैंने ब्लॉक को पकड़ा हुआ है। बताइए इस ब्लॉक को जमीन का सेंटर जमीन अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, यस। और सर हमारी जमीन जो फोर्स लगा रही है ना, वो इसका वेट है। ठीक। और याद रखिएगा वेट की नेचर है कि वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। इस ग्रेविटेशनल फोर्स को अर्थ एक्सर्ट कर रही है। अर्थ एक्सर्ट कर रही है, और किस पर एक्सर्ट कर रही है? सर ब्लॉक पर एक्सर्ट कर रही है। इट इज एक्शन। जमीन ब्लॉक पर फोर्स लगा रही है, इट इज कॉल्ड एक्शन। ठीक है जनाब। और फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्लॉक है ना, इसको जमीन 100 न्यूटन की फोर्स से खींच रहा है। जमीन इसको 100 न्यूटन की फोर्स से खींच रही है। अब जब मैं दूसरी बात बोलूंगा ना, वो दूसरी बात आपको अजीब सी लगेगी। दूसरी बात क्या है, जरा गौर से सुनना। कहते हैं जमीन का ब्लॉक को खींचना एक्शन है, इसका रिएक्शन पता है क्या है? सर ये जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक, ये सर इस जमीन को ऊपर खींच रहा है। कितनी अजीब सी बात है। जो ब्लॉक है सर, ये ब्लॉक जमीन को ऊपर खींच रहा है,
और ब्लॉक जमीन को ऊपर खींचने के लिए ब्लॉक भी एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, जमीन को खींचने के लिए। कितनी पागलपन की बात लगेगी कि जमीन को ये ब्लॉक खींच रहा है, तो जमीन को खींचने के लिए जो ब्लॉक फोर्स लगा रहा है वो उसका रिएक्शन है। ठीक है जनाब। तो जब जमीन ब्लॉक को खींचती है इट इज एक्शन, उसके जवाब में ब्लॉक जमीन को खींचता है इट इज कॉल्ड रिएक्शन। और ये जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है ना सर, ये दोनों सेम नेचर की हैं, क्योंकि ब्लॉक के अंदर भी मास है, ब्लॉक के अंदर भी ग्रेविटी है। और ये जो मैंने एग्जांपल दी है बिटवीन टू बॉडीज है। बिटवीन टू बॉडीज का मतलब एक बॉडी ब्लॉक है, एक बॉडी ब्लॉक है और दूसरी बॉडी जमीन है। तो दोनों अलग अलग बॉडीज हैं, दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। ठीक है ना। जहां ये चारों बातें पूरी होंगी इट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन फोर्स। ठीक। ठीक है। जरा एक गलत एग्जाम्पल सुनिएगा जो हम सब पढ़ाते हैं। गलत एग्जाम्पल क्या है कि बेटा आप चेयर पे बैठी हुई हो, आपका वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, सही बात है, हम आराम से पढ़ाते हैं बच्चे को। ये वेट हो गया एक्टिंग डाउनवर्ड। बेटा ये जो सरफेस है ना ये आपको ऊपर की तरफ दे रही है रिएक्शन, इट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। और हम कह देते हैं वेट और नॉर्मल रिएक्शन दोनों एक दूसरे के लिए एक्शन रिएक्शन है। गलत, एक्शन रिएक्शन नहीं है, एक्शन रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और नॉर्मल रिएक्शन इज नॉट अ ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज अ कांटेक्ट फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कांटेक्ट फोर्स है एंड इट इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नॉट रिएक्शन ऑफ वेट, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज नॉट रिएक्शन ऑफ वेट। ठीक है जनाब। ये दोनों एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन नहीं है। अच्छा, मेरी इस बात को इसी सवाल के अंदर वो कह रहा है कि स्टूडेंट को जरा सिखाएं, तो जरा देखिएगा मैं आपको ये बात सिखाना चाह रहा हूँ। जरा देखिएगा, कह रहे जनाब एक फोटोग्राफर उन्होंने लिया है, एक पर्सन है और वो राइड कर रहा है किसी यूनिसाइकिल के ऊपर, मतलब चेयर के बजाय उसने यूनिसाइकिल के ऊपर बिठा दिया। और अब यूनिसाइकिल के ऊपर बिठा दिया तो खुद आपको उन्होंने देखिए दो एरोज बना के दिए हुए। एक एरो दिखाया है ये वाला जो व्हाइट कलर का है, जिसको मैंने बिला वजह रेड कर दिया है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। और जमीन की सरफेस से इसको मिल रहा है रिएक्शन, इट इज एक्टिंग अपवर्ड। तो अगर मैं गलत पढ़ाऊं तो बड़े आराम से कह सकता हूँ भाई वेट एक्टिंग डाउनवर्ड ये एक्शन है, जमीन से इसको मिल रहा है रिएक्शन, जब भी तो इसका नाम रिएक्शन फोर्स है। तो वेट और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के साथ नॉर्मल रिएक्शन मतलब रिएक्शन फोर्स है। पर नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड लेंथ ऑफ एरो से शो की गई है। कह रहे हैं जनाब आप इस बात को एसेस करें कि क्या आर और डब्ल्यू दोनों एक दूसरे के लिए पेयर ऑफ फोर्स है या नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए पेयर ऑफ फोर्स है या नहीं। तो इसका आंसर है नो, ये दोनों एक दूसरे के लिए पेयर ऑफ फोर्स नहीं है। सर पेयर ऑफ फोर्स क्यों नहीं है, वजह बताएं। ओ भाई पेयर ऑफ फोर्स ना होने की वजह ये है, पेयर ऑफ फोर्स ना होने की वजह ये है कि आर और डब्ल्यू दोनों डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस हैं। ठीक है जनाब। वेट इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसकी जो नेचर है ग्रेविटेशनल फोर्स की नेचर है। और आर आर इज अ कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है जनाब। उसके बाद कह रहे हैं ये दोनों फोर्सेस एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है जनाब, एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट। बंदा बैठा हुआ है किसके ऊपर, यूनिसाइकिल के ऊपर, यूनिसाइकिल और बंदा दोनों को मिलाकर उन्होंने वन ऑब्जेक्ट बना दिया, वन ऑब्जेक्ट बना दिया। तो ये जो फोर्स लग रही है सर, वेट और नॉर्मल रिएक्शन सर दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं, सेम ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। अलबत्ता आपको ये मेरे लिए जरा समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, दे आर नॉट इक्वल, तो इसलिए मैं इसके ऊपर थोड़ी कमेंट्री नहीं करना चाह रहा, क्योंकि इसको समझाने के लिए मुझे और बहुत सारी एफर्ट करना पड़ जाएगी। कह रहे हैं स्टेट, अच्छा जरा ऊपर वाला पॉइंट मैंने नहीं एक्सप्लेन किया। स्टेट दैट डब्ल्यू इज वेट ऑफ द राइडर एंड आर इज द पुश फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, पहले तो उन्होंने ये स्टेटमेंट आपने देनी है एग्जामिनर को, पहले ये स्टेटमेंट देनी है, जस्ट स्टेटमेंट जिसके अंदर कोई रीजनिंग नहीं आ रही, जस्ट स्टेटमेंट कि वेट सॉरी डब्ल्यू डब्ल्यू इज द वेट ऑफ राइडर विद यूनिसाइकिल एंड आर इज द रिएक्शन फोर्स फ्रॉम द ग्राउंड, ये स्टेटमेंट है। फिर आपको ये बड़ी बात बतानी है कि आर और डब्ल्यू डिफरेंट टाइप्स की फोर्सेस हैं, ये रीजन नंबर 1 है। रीजन नंबर 2, आर एंड डब्ल्यू एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रही हैं। ख्याल रहे कि बंदा और यूनिसाइकिल इन दोनों को मिलाकर एक ऑब्जेक्ट बनाया गया।
दोनों एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहे हैं। अलबत्ता ये वाली बात के ऊपर मैं कमेंट्री करने से भाग रहा हूँ कि आर एंड डब्ल्यू आर नॉट इक्वल, आर एंड डब्ल्यू आर नॉट इक्वल, क्योंकि मुझे तो ये दोनों इक्वल लग रहे हैं। क्यों इक्वल लग रहे हैं? क्योंकि आप देखिए जो यूनिसाइकिल है, बताइए क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे मूव कर रही है? क्या वो वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर या नीचे मूव कर रही है? नहीं सर। यूनिसाइकिल जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल हॉरिजेंटल भाग रही होती है, साइकिल हॉरिजेंटल भाग रही होती है, साइकिल सर वर्टिकल तो नहीं भाग रही होती। तो अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी कम या ज्यादा होगी तो ऑब्जेक्ट तो उसी डायरेक्शन में भागने लगेगा। तो मुझे इसके आखिरी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में मैं फंस रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में वो दोनों फोर्सेस इक्वल है, दोनों फोर्सेस इक्वल है, इसलिए मैं इस वाले पॉइंट के ऊपर कमेंट्री नहीं करना चाह रहा। ठीक है जनाब। और आखिर में, हाँ बेटा बोलिए। अच्छा मैं एक और बात बताऊं, अभी जब मैं इसके इसी क्वेश्चन का जो बी पार्ट कराऊंगा ना, उस बी पार्ट के अंदर अगर मैं ये वाली बात लेके बैठ गया कि दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं इसका अगले सवाल का बी पार्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस वाली बात से भाग रहा हूँ किसी तौर पे। ठीक है ना, मैं तो यानी कि टीचर हूँ, तो मैं तो कुछ ना कुछ कहानी बना के आपको समझा ही दूं और बोलूं देखो ऐसा हो रहा है और आप भी मान लें कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। लेकिन मसला पता है क्या आ रहा है लीना, जो इससे अगला वाला पार्ट है ना, मैं उसमें फंस जाऊंगा। इसलिए मैं इस वाले पॉइंट को अभी नजरअंदाज कर दो तो अच्छा है। ठीक है ना। इसको बेटा प्लीज 2 मिनट के लिए इग्नोर कर दो, इसको इग्नोर कर दो। बाकी पॉइंट तो समझ में आ रहे हैं ना, क्योंकि इसने लिखा हुआ है और का तो मतलब है हम छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा उसके बाद आखिर में कह देंगे दे आर नॉट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पेयर ऑफ फोर्स। ठीक है ना, N3 का मतलब ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दे आर नॉट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पेयर ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद जो क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है ना, उसकी वजह से मैं उस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करने से भाग रहा था। जरा सुनिएगा। कह रहे हैं कि जनाब एक्सप्लेन द मोशन ऑफ यूनिसाइकिल, यूनिसाइकिल की मोशन को एक्सप्लेन करें, यानी इस पे जो और फोर्सेस लग रही हो उसके बारे में ये बात करें। और योर आंसर शुड मेक रेफरेंस टू ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द यूनिसाइकिल। ठीक है जनाब। तो जरा गौर से सुनिएगा, मैं अब ये कहने जा रहा हूँ और वो फिर नीचे मार्किंग स्कीम से आपको पढ़वाऊंगा। कह रहे हैं जनाब कि जब यूनिसाइकिल चलती है तो आप नोट करें, नो वर्टिकल मोशन। भाई साइकिल में ऊपर नीचे कोई वर्टिकल मोशन नहीं होती, कोई वर्टिकल मोशन नहीं होती। ठीक है। सर अब वर्टिकल मोशन नहीं होती तो पक्की बात है अपवर्ड और डाउनवर्ड वाली जो फोर्सेस होंगी ना, वो दोनों बराबर होंगी। और जब दोनों बराबर होंगी तो तभी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। नो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। भाई वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है ही नहीं। सर अब वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में नो नेट फोर्स है। ठीक है जनाब। और याद कीजिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आपने आईजीसीएसई में ये वाली बात पढ़ी होती है कि अगर किसी बॉडी पर जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस पे लग रही हैं वो जीरो हो तो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो मैं असल में इस बंदे को प्रूफ करना चाह रहा हूं कि ये बंदा इक्विलिब्रियम में है। और शायद आपने इस तरह के स्टंट देखे भी हो कि जो सर्कस वगैरह होते हैं उसके अंदर यूनिसाइकिल चला रहे होते हैं, और यूनिसाइकिल चलाते हुए उन्होंने अपने सर के ऊपर ना पानी से भरा हुआ गिलास भी रखा हुआ होता है। और जब पानी से भरा हुआ गिलास रखा हुआ होता है तो हमें हैरान कर देता है वो सर्कस के अंदर कि पानी गिरता नहीं है। और पानी क्यों नहीं गिरता? तो भाई पानी इसलिए नहीं गिरता क्योंकि वो बंदा ना बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। और जब कोई बंदा इक्विलिब्रियम में होगा, बैलेंस में होगा, तो उसे पानी गिरेगा ही नहीं। तो ये वाली बात अभी और एक्सप्लेन करता हूँ, पहले ये वाली बात समझे। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई नेट फोर्स नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में सारी फोर्सेस का सम जीरो है, इसलिए बॉडी इक्विलिब्रियम में। अच्छा अब आ जाइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसने खुद लिखा हुआ है कि जो यूनिसाइकिल है सर वो चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। सर अब कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो कांस्टेंट स्पीड का मतलब ही ये होता है कि कांस्टेंट स्पीड का मतलब नो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड का मतलब नो एक्सेलरेशन। और अगर नो एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी सारी फोर्सेस का सम जीरो है। सवाल सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसे फोर्सेस हैं होंगी कौन कौन सी? जवाब सर ये लड़का जो साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने के लिए ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा है इस तरफ, दैट इज कॉल्ड ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स लगा रहा है लेफ्ट साइड पर, और जितनी ड्राइविंग फोर्स लग रही होगी ना बिल्कुल एग्जैक्टली exactly, उसे जमीन पर उतनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल रही होगी।
तो ड्राइविंग फोर्स और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट करने की वजह से बंदा इज इन इक्विलिब्रियम। तो पूरी बात क्या बनी, क्वेश्चन में पढ़िए, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ यूनिसाइकिल। तो मोशन को एक्सप्लेन करना है। कभी भी कहा जाए ना मोशन एक्सप्लेन करें, तो मोशन एक्सप्लेन करने का मतलब हमेशा होता है उस बॉडी के एक्सेलरेशन पे कमेंट्री करें, उस बॉडी के एक्सेलरेशन पे कमेंट्री करें। तो एक्सेलरेशन में बेटा क्या कमेंट्री बन रही है, इन वर्टिकल डायरेक्शन नो नेट फोर्स, नो मूवमेंट, नो वर्टिकल मूवमेंट, सो ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर द बाईसाइकिल, सॉरी द यूनिसाइकिल इज मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड मींस नो एक्सेलरेशन। ठीक है, नो एक्सेलरेशन बाय, बिकॉज ड्राइविंग फोर्स इज बैलेंस बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब जरा इसके आंसर को पढ़िएगा बेटा, आंसर को पढ़िएगा, ये क्या बोल रहा है जरा सुने, इसके अल्फाज सुनिएगा। रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, सो द हाइट रिमेन सेम। जाहिर सी बात है वो नीचे से ऊपर उड़ता हुआ थोड़ी जा रहा है। जब वो साइकिल चलाता है क्या बेटा वो नीचे से ऊपर उड़ना शुरू कर देता है, नहीं सर, उड़ता थोड़ी है। जब उड़ता नहीं है, फ्लाई नहीं करता, तो इसका मतलब है वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है। और वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट कब नहीं होती, तो खुद बोल रहा है कि रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है। अब आप खुद बताओ, जब मैं ये वाली बात पढ़ा रहा हूं और अगर मैं इसे इग्नोर ना करवाऊं आपको, अब तो मैं फंस गया। या तो मैं ए पार्ट समझा सकता हूँ या मैं बी पार्ट समझा सकता हूँ। अब आप खुद बताइए, आर एंड डब्ल्यू आर नॉट इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ दोनों इक्वल हैं, ठीक है। जब भी तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वर्टिकल डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स जीरो बना रहे हैं। क्या आप मेरी मजबूरी समझ रही हैं लीना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ। लीना आपको मेरी मजबूरी समझ में आ रही है ना बेटा। अगर मैं ऊपर ये कह दूं कि दोनों इक्वल नहीं है तो मैं बी पार्ट के अंदर फंस जाऊंगा। तो मैं अभी भी इस बात पे अटका हुआ हूं कि ऊपर वाली दोनों फोर्सेस इक्वल है। भाई आप चेयर के ऊपर बैठी हुई हो तो आप बैलेंस हो, इक्विलिब्रियम में हो। जब इक्विलिब्रियम में हो तो मैं ये नहीं बोल रहा कि वेट और नॉर्मल रिएक्शन आर पेयर ऑफ फोर्सेज। मैं ये कह रहा हूं जितना आपका वेट है बिल्कुल उतना ही आपको नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है। फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दे कैंसिल आउट ईच अदर, दैट्स व्हाई यू आर इन इक्विलिब्रियम। इन द सेम वे, in this example, the weight of person with unicycle acting downward and the reaction force acting upward, they are equal and they are cancelling each other। और जब उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया तो नो रिजल्टेंट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, और जब रिजल्टेंट फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं है तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, तो बॉडी इक्विलिब्रियम में। अच्छा जरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाओ। कह रहे हैं यूनिसाइकिल रोड पे चल रही है कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट स्पीड से क्यों चल रही है, क्योंकि सर उसकी जो ड्राइविंग फोर्स होगी ना, जो ड्राइविंग फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो रही होगी, बैलेंस हो रही होगी। ड्राइविंग फोर्स, अच्छा ड्राइविंग फोर्स जो है, ड्राइविंग फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो रही होगी, बैलेंस हो रही होगी। इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी कोई फोर्स मौजूद नहीं है, इसलिए ही इज इन इक्विलिब्रियम, ही इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। तो इस वाले सवाल को भी मैं चाहूंगा कि जो मैंने कमेंट्री की है उस कमेंट्री को सामने रखते हुए बेटा आप इसके आंसर को अपने अल्फाज में लिख के मुझे भेजें। क्वेश्चन नंबर 12 मई 2020 का इस क्वेश्चन को आप मुझे आंसर लिख के भेजेंगी, जो बात बेटा मैंने आपको समझाई है। ठीक है बेटा, लीना आपको मेरी बात समझ में आ गई। वीडियो जरूर देखिएगा और वीडियो सामने रखकर पहले से अपनी बातें, अपनी दिमाग के अंदर बातें बिठाएं और दिमाग के अंदर बातें बिठाने के बाद फिर इसको आंसर करें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जब मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा होता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप जो मेरी क्लास पढ़ रही होती हैं ये सैमसंग टैबलेट पे ले रही होती हैं या आईफोन या आईपैड पे ले रही होती हैं। अच्छा लैपटॉप पे लेती हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ स्टूडेंट ऐसे उनके पास सैमसंग है ना, तो सैमसंग से भेज देता हूँ तो वो उसको आराम से इरेज कर लेते हैं, इरेज करके फिर फिलिंग कर लेते हैं। चलो ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा बेटा, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ रहा है। नया क्वेश्चन क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है। क्या है, जनवरी 2020 के टॉपिक वही होगा कि नेट फोर्स पूछ रहे होंगे। जरा सुनिए, अ बॉल ऑफ मास एम इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड इसको मैंने थ्रो कर दिया है, तो मूव कर रही है ऊपर की तरफ। ठीक है ना, जब ये मूव कर रही है ऊपर की तरफ तो लिखा हुआ है कि इस पर एयर रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है एट ऑल टाइम, यानी एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है। तो देखिए बेटा, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड,
मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। आपने उसको ऑब्वियसली थ्रो किया हुआ है, तो आपने उसको कोई फोर्स दे के छोड़ दिया। अब ये मूव कर रहा है ऊपर। बताइए अगर ये मूव ऊपर की तरफ कर रहा है तो एयर रेजिस्टेंस कहाँ होगी, ऊपर या नीचे? मूव कर रहा है ऊपर, मूव कर रहा है ऊपर। बताइए एयर रेजिस्टेंस ऊपर होगी नीचे होगी लीना? अच्छा भाई, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होती है ना बेटा, एयर रेजिस्टेंस हमेशा उसकी अपोजिट होती है ना बेटा। जिस तरफ बॉडी मूव कर रही होगी, हमेशा एयर रेजिस्टेंस उसके अपोजिट होगी। तो एयर रेजिस्टेंस को उसने बोला है एफ है, वो भी नीचे की तरफ होगी। अब आपसे अगर मैं पूछूं बताइए नेट फोर्स क्या बनेगी, तो नेट फोर्स बनेगी वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस, वेट प्लस एयर रेजिस्टेंस। और जहां नेट फोर्स लिखी हुई होती है, हमेशा नेट फोर्स की जगह लिखते हैं एम ए, नेट फोर्स की जगह लिखते हैं एम ए। तो ये बन गया एम ए इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ। और एम जी प्लस एफ का मतलब बेटा इसका आंसर बन गया डी। आंसर बेटा इसका बन गया डी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है तो वेट तो कभी भी ऊपर नहीं हो सकता, लेकिन अगर वो मूव ऊपर कर रहा है तो एयर की फ्रिक्शन नीचे ही होगी, एयर की रेजिस्टेंस नीचे ही होगी। तो एयर रेजिस्टेंस डाउनवर्ड, वेट डाउनवर्ड, तो वी आर एडिंग वेट विद फोर्स। और जब बेटा दोनों को ऐड कर लेंगे तो ऐड करके ये इसका आंसर बन जाएगा। तो उसके बाद जनाब ये टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ मुझे नजर आ रहा है। और टर्मिनल वेलोसिटी के ग्राफ के अंदर आपको याद है कि जब किसी ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट, नीचे लिखा हुआ है, अच्छा, सम स्टूडेंट्स वर शोन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड। ठीक है जनाब, एक ऑब्जेक्ट है, वो लिक्विड के अंदर डूब रहा है। अच्छा, वो लिक्विड के अंदर डूब रहा है मतलब नीचे जा रहा है, तो आपको याद होगा, अभी हम ऊपर ये वाला केस पढ़कर आए हुए हैं कि सर इसका वेट ऐड कर रहा होगा डाउनवर्ड, और इस पे ड्रैग एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड। ड्रैग भी और अपथ्रस्ट भी एक्ट कर रहा होगा अपवर्ड। ठीक है जनाब। अच्छा, जो ड्रैग होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही होती है ड्रैग बढ़ रहा होता है। ठीक है जनाब, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही होती है ड्रैग बढ़ रहा होता है। तो मैंने खुद ही इसका आंसर कर दिया आपको। जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है ड्रैग बढ़ रहा है। सर नेट फोर्स होती है, नेट फोर्स होती है सर वेट एक्टिंग डाउनवर्ड। ठीक है ना, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, अपथ्रस्ट एक्टिंग अपवर्ड। और जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स है, वो ड्रैग फोर्स भी ऊपर ही की तरफ एक्ट करेगी। अच्छा जी, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड, वेट ग्रेटर होगा, वेट ग्रेटर होगा, अपथ्रस्ट ऊपर है, ड्रैग फोर्स भी ऊपर है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक। फिर अभी बेटा मैंने पढ़ाया था वेट कांस्टेंट होता है, अपथ्रस्ट कांस्टेंट होता है। कौन सी फोर्स होती है जो बढ़ रही होती है? जवाब सर ड्रैग फोर्स बढ़ रही होती है। ड्रैग फोर्स बढ़ने की वजह से नेट फोर्स कम हो रही होती है। नेट फोर्स कम होने का मतलब सर एक्सेलरेशन कम हो रहा होता है। और जब कभी एक्सेलरेशन कम होगा तो आपको पता है वेलोसिटी वाले ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है उसी का नाम होता है एक्सेलरेशन। तो और कीजिएगा, ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन ग्रेडियंट। सर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है, और अगर ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है तो ग्रेडियंट के डिक्रीज होने की वजह, सर ग्रेडियंट के डिक्रीज होने की वजह कि सर ड्रैग फोर्स इंक्रीज हो रही होती है। मैं रिपीट करूंगा आखिरी दफा और फिर मैं लीना से कहलवाऊंगा, बट लीना गौर से सुनिएगा ताकि आपको बात समझ में आए। सर जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में ड्रॉप करते हैं तो इट्स वेट रिमेन्स कांस्टेंट, अपथ्रस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बट ड्रैग फोर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग। रीजन, सर स्पीड बढ़ेगी तो ड्रैग फोर्स बढ़ेगी, स्पीड बढ़ती है तो ड्रैग फोर्स बढ़ती है। ड्रैग फोर्स बढ़ने की वजह से, आप देखिए ड्रैग फोर्स बढ़ने की वजह से सर नेट फोर्स और एक्सेलरेशन कम हो रहा है, और एक्सेलरेशन का कम होना इसी का नाम है ग्रेडियंट का कम होना। इतनी लंबी ना सुनाए, जो भी आपकी समझ में आया बेटा बोलने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है वेलोसिटी के ग्राफ का ग्रेडियंट क्यों डिक्रीज हो रहा है? बेहतरीन, ड्रैग फोर्स बढ़ने से सर नेट फोर्स कम हो रही होती है।
नेट फोर्स कम होती है तो एक्सेलरेशन कम होता है, एक्सेलरेशन का कम होना, इसी का नाम ग्रेडियंट का कम होना है। हाँ ठीक है मेरा बेटा, आपको बहुत अच्छा आपने बोला है, आपके दिमाग में सारी बातें आ रही हैं, जबरदस्त। अच्छा बेटा, उसके बाद अब ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी लंबा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी भी टाइम भी खत्म हो रहा है ना बेटा। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम स्टोक्स लॉ को और बेहतर तरीके से आपको सुनाएंगे, और स्टोक्स लॉ के फिर सवाल ढूंढ ढूंढ के इंशाल्लाह आपको कराएंगे। ठीक है जी बेटा, कल वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी और अभी वाली क्लास की रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह हम आपको भेजते हैं। अल्लाह हाफिज बेटा।